उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उस नाते उनका कर्तव्य भी है और उनका अधिकार भी कि वो सरकार के कामों की आलोचना करें, सरकार को उसकी कमियां बताएं। लेकिन ये आलोचना उनके द्वारा एक धार्मिक समारोह के होने पर ही उसके अस्तित्व पे ही सवाल उठाने लगे तो मंशा कुछ अलग नजर आना शुरू हो जाता। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। जब कुंभ के आयोजन की शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के संपूर्ण विपक्ष द्वारा लगातार इस बात पर संदेह व्यक्त किया गया, इस बात का मजाक उड़ाया गया कि जब कहा गया कि 40 करोड़ या उससे ज्यादा लोग इसमें स्नान करने आएंगे तो सवाल वही उठा के कैसे गिनती हो रही है, कैसे ये हो रहा है, इतने लोग आ ही नहीं सकते, ट्रेन खाली चल रही हैं, लोगों ने नकार दिया है। उसके बाद जब कुंभ की प्रचंड भीड़ नजर आने लगी तो सवाल उठना शुरू हुआ कुंभ की व्यवस्थाओं पे। कह रहे साहब व्यवस्थाएं बड़ी नारकी हैं, व्यवस्थाएं तो हमने की थी, सड़कें ऐसी हैं, खाना नहीं मिल रहा है, वाहन की सुविधा नहीं है। चलिए भाई, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद जब लगा कि व्यवस्थाओं को लेकर भी लोग संतुष्ट हैं, कुंभ के प्रति आकर्षण भी जबरदस्त है, तो अगले स्टेप में नंबर आया कुंभ में खुद को पहुंचाने का। गए, कुंभ स्नान भी किया, पिताजी की मूर्ति भी स्थापित करवाई, उस पर हलवाई भी लगा दिए, कार्यकर्ता भी पहुंच के जिंदाबाद मुर्दाबाद के हृदंग उठाने लगे। इत्तेफाक ये रही कि उसी समय एक भगदड़ हो गई। अभी साजिश थी या भगदड़ थी, ये जांच का विषय है। चलिए साहब, ये हो गया। तो इसके बाद से फिर कुंभ पे आक्षेप शुरू हुए सरकार के साथ साथ। सरकार पे आक्षेप हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सरकार पे आक्षेप लगाना विपक्ष का काम है, हो सकता है। कुंभ पे आक्षेप शुरू हुआ। सवाल यहाँ से आया कि 144 साल बाद का कुंभ कैसे हो गया, ये एक झूठ है। चलिए मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि 144 साल बाद ये कुंभ कैसे। तो यहाँ आ गई बात, और अब पुनः जहाँ से चक्र शुरू हुआ था वहीं आ रहा है। पुनः कुंभ को ढकोसला, कुंभ को अंधविश्वास, कुंभ के औचित्य पे सवाल, ये पूरे विपक्ष की रणनीति दिखाई दे रही है। दरअसल कुंभ को लेकर विपक्ष बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा डरा हुआ है। उसके पीछे ठोस कारण है उनके। लालू यादव कहते हैं कि फालतू है, ममता बनर्जी कहती हैं हत्यारा कुंभ है, अखिलेश यादव उनके चाचा फलाने ढिमके जो भी है पूछते हैं कि भैया 144 साल बाद कैसे, किसने गिन लिया, कैसे गिन लिया, कहाँ गणना होगी। यार तुम अनपढ़ हो, बाकी हिंदुस्तान नहीं है। बाकी हिंदुस्तान जानता है कि 144 साल की गणना कैसे हुई, किस आधार पर हुई है। नहीं भी जानता तो जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। और साधारण सी बात है, अगर अखिलेश यादव ने थोड़ा सा इस पर अपने किन्हीं पुरोहित जी को बुला के तो वो बता देते कि इसकी गणना कैसे है। तो सवाल एक यहाँ आ जाता है कि लोगों को आखिर कुंभ से परेशानी क्या है। कुंभ कोई राजनीतिक समारोह तो है नहीं। चलिए कुंभ में बीजेपी के झंडे, पोस्टर, बैनर हैं, वहाँ नेता जाके भाषण दे रहे हैं, उसको लेकर ये अगर विरोध दर्ज करें मुझे समझ आता है, नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आप विरोध करो, आपका राजनीतिक मामला है। कुंभ से दर्द क्यों है, कुंभ के औचित्य पे सवाल क्यों है? विपक्ष के दर्द के पीछे जो मैंने कहा कि एक ठोस वजह है, उम्मीद नहीं थी इन्हें। और दरअसल एक चीज को ये किसी भी एंगल से पचा नहीं पा रहे। 2014 से जो एक लहर शुरू हुई वो थम नहीं रही। ये हिंदुत्व के विचारधारा जो है, ये सनातन की जो विचारधारा है, उसके नवजागरण का काल है। लोग धर्म के प्रति अपना जुड़ाव बढ़ता महसूस कर रहे हैं। एक सामान्य भारतीय का जो नजरिया हुआ करता था वो यही था कि नहीं साहब, सब धर्म बड़े अच्छे हैं, सब धर्म बड़े नेक हैं। मूल भावना सेक्युलरिज्म की जो ये मूल भावना थी उसे गढ़ा गया था बड़ी मेहनत से तंत्र द्वारा। और इस भावना में यही होता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सारे धर्म तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, किसी धर्म में कोई कमी नहीं, सबका मालिक एक, सारे धर्मों का जो सार है वो एक। सनातन में तो कुछ विशेष है ही नहीं, सनातन में कुछ विशेष है नहीं, उसके प्रति कोई अतिरिक्त आकर्षण नहीं होना चाहिए। भैया आप घर में बैठ के ओम नमः शिवाय बोल लो या आप मंदिर जाओ, एक ही बात है। दरगाह और शिवालय में कोई फर्क नहीं। तो ये वाला हिंदुत्व जो था वो थोप दिया गया या वो गढ़ दिया गया। अब दिक्कत ये है 2014 के बाद इस हिंदुत्व की इमेज अलग हुई। एक फर्क लोगों ने करना सीखा है कि नहीं, आपका जो सिस्टम है, आपका जो कल्चर है, आपका जो पंथ है, उसकी मान्यताएं और मेरी मान्यताओं में बड़ा फर्क है। मूल रूप से ही हम बिल्कुल अलग हैं।
गाय खाने वाला और गाय पूजने वाला एक नहीं हो सकता। उन दो धर्मों को आप मिला नहीं सकते, एक मजहब और एक धर्म को आप यूँ मिला नहीं सकते। ये भावना बड़ी बलवती हुई है, ये सोच विकसित हुई है, हमारे मूल में है। हमारे अवतार, हमारे मूर्तियाँ, हमारा प्रकृति पूजन, ये सनातन के मूल का है। और इन चीज़ों से मजहब जो दूसरे हैं वो वाबस्ता नहीं है। तो भाई एक नहीं हो सकते, मूल सिद्धांतों में ही बड़ा फर्क है। अब ये जो नव जागरण है उसने धर्म के प्रति एक अलग सोच विकसित की है। युवा भी हैं, अधेड़ भी हैं, नए बच्चे भी हैं। और अब आप एक कल्पना करिए कि जो 8 साल 10 साल का बच्चा माता पिता दादा दादी के साथ कुंभ जा रहा है, वो यहाँ क्या लेके आएगा? वो अपना सनातन से जुड़ाव वापस लेके आएगा या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में खुद को रमाया हुआ पाएगा? नहीं, वो हर हर शंभू ही गाएगा। ये एक फर्क समझ में आ रहा है। कुंभ में उम्मीद से ज़्यादा जब भीड़ गिरी, वहाँ इनके अस्तित्व प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया। 2024, 2019, 2017, 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव, केंद्र के चुनाव, बीजेपी को जो वोट मिला उससे कहीं ज़्यादा संख्या कुंभ में जा रही है। बड़ी संख्या उन हिंदुओं की है कि जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, सुदूर राज्यों के भी हैं, स्थानीय भी। बिना रोक टोक, बिना भेदभाव कुंभ में स्नान चल रहा है, सारे जा रहे हैं, मिथ टूट रहे हैं, गड़े हुए। और डर ये है कि जो ये भारी भीड़ जुटी है, ये अगर यहाँ जुटी है तो ये वोटिंग के लिए पोलराइज भी हो सकती है। असली खतरा इनके लिए यहाँ है। अगर जो ये बड़ी आसानी से चुनाव में सालों से करते आए हैं, एक पक्ष को ध्रुवीकृत करो और दूसरे को बांट दो, ये बड़ा पुराना फार्मूला है। कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, सबके लिए मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण कीजिए, उन्हें पोलराइज करके इकट्ठा कीजिए। हाय इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में है की बात कीजिए। और जो दूसरा पक्ष है उसे जाति के नाम पे, परंपरा के नाम पे, राज्य के नाम पे, भाषा के नाम पे बिखेर दीजिए। आपका जीतने का फार्मूला यहाँ से निकलता है। बीजेपी की जीत का फार्मूला निकलता है कि मैक्सिमम हिंदुओं को सनातन धर्म और हिंदुत्व के नाम पे इकट्ठा कर लीजिए। जो पोलराइजेशन विपक्ष करता है उसकी प्रतिक्रिया होने दीजिए। उस प्रतिक्रिया में हिंदू पक्ष को एकजुट होने दीजिए, ध्रुवीकृत होने दीजिए। अब ये दूसरा पक्ष जो ध्रुवीकृत होता है, वहां से निकलती है बीजेपी की जीत। और ये जो संख्या जुट रही है, ये इसके ध्रुवीकृत हो जाने की संभावना प्रबल। ये एक पोलराइज्ड सोसाइटी का, एक पोलराइज्ड वोट बैंक का हिस्सा हो सकता है। आज हो सकता है, भविष्य में हो सकता है। आप सोचिए कि जिन्होंने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया और जो कुंभ आए, और कल को अलग अलग कारण हो सकते हैं, कोई व्यवस्थाओं से प्रसन्न हो सकता है, किसी के अंदर अपनी आस्था को लेके चीज़ें आ सकती हैं, कुछ ये जो हुड़दंगियों के वीडियो देख रहे हैं उसको लेके आ सकती हैं, तमाम तरह की कहानियाँ लेके लोग यहाँ से जाएंगे। एक सामान्य है, अभी किसी प्रयागराज वाले से बात होती है, और छुटते कहता है आइए कुंभ नहाइए, हम हैं यहाँ पे आपके लिए, आपकी व्यवस्थाएं हम देख लेंगे। लोग वाग जो प्रयागराज के लोग हैं वो बड़े खुश होकर दोनों हाथों से आपका स्वागत कर रहे हैं। तो क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा? एक महाराष्ट्रियन कल्चर का इसकी नज़र में उत्तर प्रदेश की इमेज कुछ अलग ही है। महाराष्ट्र का बंदा, उसकी नज़र में तो वही है, यूपी के भैया, वो यहाँ आ रहा है और यहाँ की जो आतिथ्य का मजा ले रहा है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पे बिल्कुल प्रशासनिक और हर चीज़ से अच्छी लग रही है। हो सकता है कुछ को खराब भी लग रही है, मैं तो कह रहा हूँ जिन्हें अच्छी लग रही है। इन सबको मिला के जो बीजेपी के कुल मिले वोट से लगभग दुगने लोग कुंभ पहुँच रहे हैं, उनमें से अगर थोड़ा सा 5% या 10% वोट ध्रुवीकृत वोट में मिल जाता है, बीजेपी के वोट में कन्वर्ट हो जाता है, विपक्ष के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। इन्हें डर ये है, ये नहीं चाहते कि इनका पुराना फॉर्मूला मुस्लिम को ध्रुवीकृत करके एक तरफ रखिए, हिंदू को बांटिए, जीत का फार्मूला निकालिए, वो ऐसी चीज़ों से बिगड़ता है। और जो प्रतिक्रिया स्वरूप पोलराइजेशन होता है वोट का, वो इससे मजबूत होता है। इनका डर यहाँ है। बिहार में आने वाला चुनाव है, लालू की बिल्कुल छाती बैठ रही होगी कि ये पोलराइज्ड सोसाइटी एक तरफा वोट कर गई तो इनका क्या होगा। बंगाल में चुनाव आ रहा है, ममता बनर्जी की जो भी है दिल है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो बैठा हुआ होगा, क्या होगा। उत्तर प्रदेश तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, भैया जी क्या तो संकट गहरा है ही है। तो असली दिक्कत ने कुंभ से नहीं है, असली दिक्कत ने भाजपा से भी नहीं है, असली दिक्कत ने योगी आदित्यनाथ से नहीं है,
असली दिक्कत इन्हें नरेंद्र दामोदर दास मोदी से नहीं है, इनकी दिक्कत सिर्फ हिंदू समाज के एकजुट हो जाने से। हिंदू समाज के एकजुट हो जाने में इनकी हार छिपी है। इसलिए किसी कीमत पर नहीं चाहते कि हिंदू समाज किसी भी रूप में, एक धार्मिक आयोजन हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो, कुछ भी सही, किसी भी रूप में हिंदू समाज एक हो। हिंदू समाज का हर स्वरूप में बटे रहना इनके हित में। अभी तक ये ढूंढ नहीं पाए, नहीं तो प्रयागराज में या मिल गया तो अभी भी उसे फैलाएंगे कि देखिए जाति आधारित भेदभाव प्रयागराज में हो रहा है, गंगा जी पे भी। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें अभी आपके सामने आ सकती हैं, कुंभ जारी या और भी इस तरह की चीज़ें बहुत सारे बदनाम करने। तो इनके लिए इनके मतलब का जो काम है वो इन्हीं चीज़ों से होता है। कुंभ इनके भविष्य से, इनके बच्चों के भविष्य से, इनके लिए बिजनेस है। परिवारी जो राजनीतिक पार्टियां उनके लिए व्यापार है। तो इनके और इनके भविष्य पर कुंभ ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जो कुंभ में प्रचंड भीड़ जुटी उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, और हर रोज उस प्रश्न चिन्ह की चुभन इनसे उटपटांग बयान दिलवाती है। बेहतर होता कि इन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई होती, बेहतर होता कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से कम समाजवादी कुनबा तो था ही, तो ये प्रयागराज में पहुंच के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते, लोगों के बीच जाते, कुंभ में आए यात्रियों के लिए मददगार साबित होते, तो शायद इनका दाव बीजेपी पे भारी होता। देखिए साहब, विपक्ष में होते हुए भी इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। ये कहने लायक होते कि नहीं भाई, हम इनकी तरह धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम धर्म को यहाँ भाई अपने हृदय में स्थान देते हैं। ठीक है, ये धार्मिक आयोजन है तो हमने अपना पूरे सेवा भाव से जनता के लिए हम यहाँ जुटे। वो एक अवसर था, गवा दिया अपनी खिसियाहट में, अपनी जहालत में उस अवसर को इन्होंने गवा दिया। खैर, कुंभ संपन्न होने वाला है कुछ दिनों में और भव्य और दिव्य रहा। भारत की सनातनी आबादी का मेरा अनुमान है कि 60 से 65% कुंभ में स्नान करेगा, अपने पितरों के लिए, अपने स्वयं के लिए और अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करेगा। 144 साल पर प्रश्न उठाया था, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा। तो भैया 144 साल की गणना ऐसे हुई है कि 144 साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जब सूर्य, चंद्र और गुरु की स्थिति जैसी अभी वर्तमान में है वैसी होती है। कि भी एस्ट्रोलॉजर बता देगा कि इनकी युति किस प्रकार की है इस समय। ये 144 साल बाद ये साइकिल रिपीट। गुरु 12 साल में अपना चक्र रिपीट कर लेते हैं, लेकिन जो युति अभी वर्तमान में है उसे वापस आने में 144 साल लगते। इस आधार पर 144 साल की गणना की गई है और ये शास्त्रों में वर्णित है। अगर शास्त्र पढ़ना समाजवादी और शिवपाल चाचा जी को आते होंगे तो वो खोल के पढ़ सकते हैं, इतना कठिन चीज़ नहीं। और खैर, कहाँ अब इस उम्र में शास्त्रों के चक्कर में पड़ेंगे चाचा जी। बेहतर ये है कि भतीजा शास्त्र पढ़ लें, पर्याप्त है उनके लिए, और वो अपने भतीजा शास्त्र का अध्ययन करें। हम परिस्थितियों का अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे और आपके साथ उस पर बातचीत का भी। तब तक राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।